Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your next lecture on an electricity chapter for class 10 students और ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। और मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर आपको पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, आपको इससे पहले वाले सारे लेक्चर्स गाइज वहां पर मिल जाएंगे। और अगर आप मुझसे रेगुलरली लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पे डेली मैं फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। आप मेरे से वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। उनके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो चलो शुरू करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट लिख दी हैं और इन्हीं नोट्स की हेल्प से आपको पूरा टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा और हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सो जल्दी से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? When an electric current is passed through a conductor, जब भी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, हीट इज प्रोड्यूस्ड। आपने नॉर्मली भी देखा होगा, जब हम लैपटॉप ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं हमारा लैपटॉप गर्म हो जाता है। फ़ोन हमारा ज़्यादा देर चार्ज कर लो तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो हम जनरली वायर, कोई वायर अगर बहुत देर तक आपकी ऑपरेट कर रही है, उस वायर को हम बाहर से टच करेंगे, वो भी हमें कभी कभी गर्म दिखती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस क्यों होती है, उसका रीजन क्या है? ड्यू टू हिंड्रेंस कॉज्ड बाय अ कंडक्टर। हिंड्रेंस क्या होती है? दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है? जो आपके चार्जेस होते हैं वो मेटल आयंस के साथ टकराते हैं, ठीक है। जब भी कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो मेटल आयंस आपके चार्जेस के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वो हीट के फॉर्म में होती है। तो हमेशा आपको याद रखना है, जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इस हीट को हम प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी जगह यूज़ भी करते हैं और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द हिंड्रेंस और द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने इसमें देखना है, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की हेल्प से कितनी हीट कंडक्टर में प्रोड्यूस हुई वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है? नंबर वन, स्क्वायर ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट। जितना भी करंट उसमें से फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे आई स्क्वायर लिखा है। सेकेंड देखो रेजिस्टेंस के, कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, तो वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। और थर्ड, टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड, कि कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ है, तो वो टाइम पे भी डिपेंड करती है। तो स्क्वायर ऑफ करंट मतलब आई स्क्वायर पे ही डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है। इसलिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की हेल्प से हमें हीट एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज योर आई स्क्वायर आर टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और हम एक और फॉर्मूला इससे बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें हम आई आर की जगह अगर मैं V पुट कर दूं, मतलब आई स्क्वायर आर टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो आई आर की जगह अगर मैं V लिख दूं बाय ओम्स लॉ, तो हमारा हीट का एक और फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज वी आई टी। बट आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, आप मेनली बस ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। उसके अलावा अगर आपको कोई और टर्म आती है क्वेश्चन में तो आप ओम्स लॉ की हेल्प से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब मैंने आपको बोला था ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसका प्रैक्टिकल यूज भी होता है, हम हीटिंग इफेक्ट को यूज भी करते हैं। कहाँ का यूज करते हैं? जैसे मेरी इलेक्ट्रिक आयन जिसको हम प्रेस कहते हैं, देन रूम हीटर्स यहाँ पे यूज होता है, वाटर हीटर्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। तो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं इसमें कौन सी वायर है जो हीटिंग इफेक्ट कॉज करती है? एमसीक्यू के लिए याद रखना, नाइक्रोम की वायर होती है, ठीक है। नाइक्रोम की वायर होती है जो आपके हीटर्स में, आयरन में, इन सब चीज़ों में यूज होती है। और बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, टंगस्टन। तो ये भी याद रखना, टंगस्टन का बना होता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। पहले पहले यूज होता था, देखो जैसे ये आपकी मेन वायर आई, ये आपका घर में
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रहा है, और ये आपके सारे जो हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं यहाँ पर। तो पहले रास्ते में क्या होता था, फ्यूज बॉक्स लगा होता था और इसके अंदर एक फ्यूज वायर होती थी कि जब भी अगर करंट आपका बहुत ज़्यादा आ जाए गलती से, तो क्या होता है, आपके डिवाइसेस ख़राब नहीं होते थे। ये जो फ्यूज़ वायर होती थी यहाँ पे ये मेल्ट हो जाती थी, ये रास्ते में मेल्ट हो जाती थी और आपके सारे डिवाइसेस बच जाते थे, ठीक है। बट आजकल हम फ्यूज़ नहीं यूज़ करते, आजकल तो हम एमसीबीज यूज़ करते हैं, बट कहीं कहीं अभी भी फ्यूज़ यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है, ये सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बचा के रख रहा है हमारे घर के सारे अप्लायंसेस को, दैट प्रोटेक्ट्स आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग का क्या मतलब है, कभी अगर बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट आ जाए तो उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करता है, ये बीच में ही कनेक्शन तोड़ देता है, सर्किट ब्रेक कर देता है, इसकी वायर मेल्ट हो जाती है। जैसे मेल्ट हो जाती है वायर, यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसी वायर मेल्ट होती है यहाँ सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो जो आपका करंट है वो यहाँ पहुंचता ही नहीं, आगे अप्लायंसेस तक जाता ही नहीं है, ठीक है। और फ्यूज के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। देखो जो फ्यूज है वो किसका बना होता है, प्योर टिन का बना होता है, ठीक है, या अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, मतलब मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन का बना होता है। फ्यूज हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही जो लाइव वायर होती है, देखो 3 वायर होती है घर में जो आ रही होती है, लाइव वायर, एक आपकी न्यूट्रल वायर जिस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए होती है, और एक अर्थ वायर जो हमें अर्थिंग करते हैं हम जो, ठीक है। अब जो लाइव वायर होती है, जो हमारी मेन वायर होती है, उसके साथ सीरीज में आपका फ्यूज लगाया जाता है, और फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, ठीक है, फिर वो मेल्ट ही नहीं करेगी, फिर वो सेफ्टी डिवाइस कैसे हुआ, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब इतना लो होता है कि अगर आपका करंट उस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो मेल्ट हो जाए, ठीक है। ये नहीं है कि छोटे से अमाउंट ऑफ करंट से ही मेल्ट हो जाए, वो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका फिक्स रखा जाता है। मतलब अगर आपका फॉर एग्जांपल आप मान लो 200 एम्पियर करंट है, उससे आपकी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो ख़राब नहीं होगा। बट अगर हमें पता चलता है कि अगर हम 200 से ज़्यादा करंट पास करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो सकता है। तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, उस मटेरियल को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है फ्यूज वायर की, कि अगर 200 से ऊपर करंट जाता है तो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और आजकल मैंने आपको बताया कि हम फ्यूज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम एमसीबीज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो एमसीबी ट्रिप कर जाती है, हम उसको दोबारा से ऊपर करते हैं तो दोबारा से जो हमारा कनेक्शन है वो वापस आ जाता है। तो यही एडवांटेज है एमसीबी का कि हमें बार बार रिपेयर नहीं करना पड़ता। फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाए तो आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, नई वायर लगानी पड़ेगी। एमसीबी में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेल्ट नहीं होता, एमसीबी सिर्फ कनेक्शन तोड़ देता है, और जैसे हम उसको ऊपर करते हैं एमसीबी को, ठीक है, उसको प्लग को ऊपर करते हैं तो वापस से आपका जो कनेक्शन है वो रिस्टोर हो जाता है। अब मैं आपको लास्ट टॉपिक बताऊंगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और उससे पहले गाइज मैं आपको बहुत अमेजिंग एक इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ, एक स्कॉलरशिप टेस्ट, गेमिफाइड बैटल टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आप अमेजिंग प्राइजेस भी जीत सकते हो, लाइक JBL हेडफोन्स एंड Amazon वाउचर्स एंड इवन iPad। सो गाइज दिस इज़ अ फ्री गेमिफाइड बैटल टेस्ट, जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करते हैं नॉर्मल ऑनलाइन गेम्स में, और फिर हम एक दूसरे से रैंक कंपेयर करते हैं, उसी तरीके से ये एक फ्री गेमिफाइड बैटल टेस्ट है जिसका नाम है मेगा कॉम्बैट, अनअकैडमी कॉम्बैट। और ये इस बार मेगा कॉम्बैट हो रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, और इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपनी लाइव रैंक चेक कर सकते हो, अपना लाइव लीडर बोर्ड देख सकते हो, और आपको पता चल जाएगा आप इतने बच्चों में कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो ये जो टेस्ट होगा ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, 25 जुलाई को होगा, 11 बजे, सुबह 11 बजे होगा, 1 आवर का टेस्ट होगा, और आपको बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस मिलेंगे ऑफ मैथ्स एंड साइंस, टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। तो फ्री टेस्ट है तो ज़रूर आप एनरोल करना, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और लकी ड्रॉ भी होने वाला है, और लकी ड्रॉ के विनर्स को मिलेगा चांस टू विन iPad, JBL हेडफोन्स, Amazon वाउचर्स, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एनरोल कर सकते हो। मैं जल्दी से बता देता हूँ, 25 जुलाई को होगा, संडे को होगा, 6 से 12th क्लास के बच्चों के लिए है। और पहले 1 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल था, बट अब 2 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है। और पहले से 1500 बच्चों को चांस मिलता था कुछ जीतने का, बट अब 5000 लर्नर्स हैव द चांस टू विन। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे टॉप एजुकेटर्स ने बनाए होंगे, ठीक है। तो आपको डिफरेंट अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। और मैंने आपको बोला था सरप्राइज लकी ड्रॉ होगा, तो 10 पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे हर हफ्ते,
एवरी वीक 10 पार्टिसिपेंट्स लकी ड्रॉ के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, और आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगी। 25th को आपका टेस्ट हो जाएगा, उसके विद इन 7 डेज आपको वाया कॉल, योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और योर जो आपका टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि यू आर सिलेक्टेड एज अ लकी विनर, और विद इन 90 डेज आपको ये अमेजिंग गिफ्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ज़रूर एनरोल करना, सीखने को भी मिलेगा और ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस भी जीत पाओगे, और आप अपनी इंस्टेंटली रैंक चेक कर सकते हो। टेस्ट के बाद आप हर एक क्वेश्चन का आपका डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। कैसे एनरोल करना है मेगा कॉम्बैट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उसको क्लिक करो, एनरोल करो, रजिस्टर करो, और उसके लिए आपको सिर्फ एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो प्लेटफॉर्म, आपको एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा, वो मैं आपको कोड बता देता हूं, दिस इज HS19, ये वाला कोड पुट करके आप फ्री में एनरोल कर सकते हो। चलो अब हम अपना टॉपिक आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिक पावर पर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड, मतलब रिलीज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जैसे हमने वर्क एनर्जी में पढ़ा था, व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ एनर्जी। उसी तरीके से कितनी एनर्जी हम पर यूनिट टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, या कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम डिसिपेट रिलीज हो रही है, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, याद रखना है, V इंटू आई। तो पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, और ओम्स लॉ की हेल्प से अगर मैं V की जगह IR पुट कर दूं तो ये आपका पावर का फॉर्मूला I²R बन जाएगा, या I की जगह मैं V/R पुट कर दूं तो पावर का फॉर्मूला V²/R बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, बट मेन फॉर्मूला आपका यही है, बाकी दोनों फॉर्मूले आप ओम लॉ से बना सकते हो। यूनिट क्या होता है पावर का? दैट इज वॉट, ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। और 1 वॉट किसके इक्वल होता है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 हो जाए और करंट की वैल्यू भी 1 हो जाए तो पावर आपकी 1 वॉट होगी, दैट इज 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। लास्ट टॉपिक, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो हमारा घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जो मीटर पे हमारी रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर पे, तो वो किस यूनिट में होती है? दैट इज किलोवाट आवर, ठीक है। तो वैसे तो एनर्जी का यूनिट जूल्स है, बट कमर्शियल पर्पसेस के लिए जब हम इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपका बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी यूज होता है, दैट इज अ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में आप कितने जूल्स होते हैं वो निकाल सकते हो। 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब है? 1000 वॉट। पहले किलोवाट को आपने वॉट में कन्वर्ट कर दिया 1000 वॉट, फिर आर को आपने कन्वर्ट कर दिया सेकेंड्स में, तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। और जो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का इतना कॉस्ट है, तो वो 1 यूनिट का मतलब क्या है? जो हम नॉर्मली कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ 1 यूनिट का 5 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं पूरे महीने में 100 यूनिट्स मतलब 100 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करूंगा तो मुझे कितना बिल पे करना पड़ेगा? 500 रुपीज़ बिल पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब हम ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो देखो ये वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट लाइन, अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। तो देखो फ्यूज वायर आपको कैसी चाहिए होती है? जितना भी करंट है आपका, उससे थोड़ी हाई लेवल की आपको फ्यूज वायर चाहिए होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रिक केटल है, वो मान लो 6 एम्पियर करंट पे ऑपरेट करती है, तो हमें उसको बचाना कैसे कि अगर 6 एम्पियर से ज़्यादा आता है करंट तो केटल खराब ना हो, तो हम फ्यूज वायर को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि 6 एम्पियर से ज़्यादा करंट आ जाए, उस रेटिंग की वायर लेते हैं कि वो मेल्ट हो जाए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको करंट फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, पावर आपको दी हुई है 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट, V भी आपको दिया हुआ 220 वोल्ट, तो पावर होता है V इंटू आई, तो आई निकाल सकते हो P/V, तो हमारा करंट आ गया 4.5 एम्पियर। तो अब हमें फ्यूज वायर चाहिए 4.5 एम्पियर से ज़्यादा, स्लाइटली ज़्यादा रेटिंग की, तो इसमें 4.5 से ज़्यादा एक ही है आपकी क्वांटिटी, दैट इज 5 एम्पियर, तो आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। एक और क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसके बाद एक और है, मतलब 2 क्वेश्चंस अभी करेंगे। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वॉट फॉर 5 आवर्स डेली इन द मंथ ऑफ सितंबर, 1 यूनिट इज ₹6। अब आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकालोगे? पहले टोटल एनर्जी निकालो, और आपको पता है जब हम कॉस्ट निकालते हैं, मैंने अभी बताया, तो हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? किलोवाट आवर, क्योंकि 1 यूनिट की आपको वैल्यू 6 रुपए दी हुई है, तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। तो पहले आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी किलोवाट आवर में। कैसे निकालेंगे? एनर्जी हमारा पावर इंटू टाइम होता है। पावर कितनी है? 1000 वॉट, 1000 वॉट मतलब 1 किलोवाट, और
कितना टाइम है, 5 आवर्स डेली मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर में 30 डेज होते हैं, तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 किलोवाट आवर हमने एनर्जी कंज्यूम करी। और 150 किलोवाट आवर का क्या मतलब है, 150 यूनिट्स, बिकॉज 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल होता है। तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का, 1 यूनिट की कॉस्ट है ₹6, तो 150 की कितनी होगी, 150 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 900 रुपीज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 लैम्प्स, 1 रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट। एक लैंप है जिसकी पावर 100 वॉट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है, और दूसरा लैंप है जिसकी पावर 60 वॉट और वोल्टेज 220 वोल्ट है, और ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। मतलब एक लैंप ऐसे लगा हुआ है, दूसरा लैंप ऐसे लगा हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, दैट इज 220 वोल्ट। तो आपको बेसिकली निकालना क्या है, टोटल करंट। तो पैरेलल में कैसे निकालता है टोटल करंट, इस ब्रांच में सपोज आपका I1 करंट है, इस ब्रांच में I2 करंट है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल करंट आ जाएगा। तो करंट कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला यूज करके, पावर इज V इंटू आई, तो I1 क्या हो जाएगा, P1/V1 दैट इज 5/11 एम्पियर। I2 क्या हो जाएगा, P2/V2, P2 60 है और V1 V2 तो हमारा सेम ही है 220, तो 3/11 एम्पियर, दोनों को प्लस कर देंगे तो 8/11 एम्पियर आ जाएगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और आज हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो ज़रूर लाइक करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, सो दैट यू रिसीव इन रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ माई वीडियो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू, तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।